हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 27 जनवरी का जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम था उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। और इसके पहले शिफ्ट 1 के 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं 10 क्वेश्चंस के। उसको जाके प्लेलिस्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है अगर हम उस पे आए तो वो क्या है, देखो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस। अरे क्वेश्चन ऊपर चला गया, एक सेकंड। ठीक है, क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय P plus A by V square V minus V equals to RT where P, V, T are pressure, volume and temperature respectively and R is the universal gas constant। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फिर द डायमेंशन a बाई बी स्क्वायर इज सिमिलर टू दैट ऑफ, जो डायमेंशन होगा a बाई बी का वो a बाई बी स्क्वायर का वो कितना होगा, हमसे पूछा गया। तो चलो ये बताओ कि जो p का डायमेंशन होगा क्या वही a बाई बी स्क्वायर का होगा, जो p का होगा क्या वही a बाई बी स्क्वायर का होगा। हाँ, तो a का क्या होगा, पी वी स्क्वायर का डायमेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब v माइनस बी का, जो b का होगा वही v का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर b का स्क्वायर कर दोगे तो v का स्क्वायर भी करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो a अपॉन बी स्क्वायर चाहिए तो पी वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, a का डायमेंशन किसके बराबर जाने वाला है, p के। तो जो हमारा आंसर बना वो क्या बना कि डायमेंशन किसके बराबर जाएगा, p के बराबर जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट पे आए तो हमसे कह रहा है, Wheatstone bridge principle is used to measure the specific resistance S1 of the given wire having length L, radius R. If X is the resistance of wire, then specific resistance is S1 equals to X pi R square by L. If the length of wire gets doubled, then the value of specific resistance will be। देखो, हम लोग को पता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो R क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो रो क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे भी दिया यही है कि X रेजिस्टेंस है, ए पाई आर स्क्वायर है, नीचे कौन है, लेंथ है। लेकिन ये कौन है, रो कौन दिया है, S1। अब देखो देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि लेंथ बढ़ाओगे तो क्या मटेरियल बदल जाएगा, नहीं। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। और अगर मटेरियल पे डिपेंड कर रही है तो लेंथ का उस पे कोई असर नहीं होगा, माने लेंथ से एरिया से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। तो इसका मतलब कि तुम लेंथ या एरिया में जो भी चेंज करते रहो करो, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो कितना था पहले S1, तो अभी भी क्या रहेगा, S1। अगर लेंथ चेंज करोगे तो चेंज क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा। चेंज क्या होगा, रेजिस्टेंस। चलो आगे आओ, अगला कह रहा, गिवन बिलो are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। assertion A क्या कह रहा है, the angular speed of the moon in its orbit about the earth is more than angular speed of the earth in its orbit around the sun। क्या ये बात सही है, तो हम लोग कहेंगे हाँ ये बात क्या है, सही है कि ओमेगा ऑफ मून क्या होती है, ज्यादा होती है ओमेगा ऑफ किससे, अर्थ से। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/टी। चलो टी के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। टी ऑफ अर्थ हमें पता है बड़ा होता है किससे, टी ऑफ मून से। जो मून है वो अर्थ का जब चक्कर लगाता है पूरा, और जो तुम्हारा अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है पूरा, तो तुम्हें पता है कि कौन बड़ा होता है इसमें से, टीई बड़ा है। तो अगर टीई बड़ा है इसका मतलब ओमेगा ई क्या होगा, छोटा होगा। तो पहला रीजन सही है।
आगे क्या बोल रहा है, द मून टेक्स लेस टाइम टू मूव अराउंड द अर्थ देन द टाइम टेकन बाय अर्थ टू मूव अराउंड द सन। तो यही बात तो यहाँ बताई जा रही है कि टी क्या है, ज़्यादा है, और टी एम क्या है, कम है। द मून टेक्स द लेस टाइम, तो इसका मतलब कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। और रीज़न केवल सही नहीं है बल्कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन शो कर रहा है। तो हमारा जो बनेगा आंसर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। हाँ ठीक है, चलो, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कौन, कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है ऑप्शन नंबर हमारा 2, कि दोनों क्या है, सही है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो अगला फिर से आ गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट, डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। जैसी देखो तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया, ये सही बात है, एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ये सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, जबकि स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक बहुत सुंदर सा सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये है क्या। तो इसको पहचानने के लिए सिंपल सा ये देखो कि ये कौन आ रहा, ए के ऊपर लगा नॉट, इसका मतलब यहाँ कौन आ रहा, ए बार। ये बी का ऊपर नॉट लगा, इसका मतलब यहाँ कौन आ रहा, बी बार। ऊपर से जा रहा ए, और ये बी बार, और ये कौन सा गेट है, एंड। कौन सा गेट है, एंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी बार। ये भी कौन सा गेट है, एंड, तो यहाँ पे आएगा ए बार बी। ये कौन सा गेट है, और है, तो क्या करेगा, ए बी बार को ऐड कर देगा किसके साथ, ए बार बी के साथ। और अगर इस आउटपुट को हम लोग देखें ध्यान से, तो ये आउटपुट हमारा किसका होता है, ये आउटपुट होता है हमारा एक्सॉर गेट का। किसका, एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है ए बार बी प्लस ए बी बार। किसका आउटपुट है, एक्सक्लूसिव और गेट का आउटपुट है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब हमें चेक करना है कि कौन सा सही है। तो ये बताओ कि अगर तुम्हें एक्सक्लूसिव और की टेबल याद है तब तो बहुत ही अच्छा है कि डायरेक्ट दिख रही है। डायरेक्ट दिख रही है कि क्या है, कौन है ये। नहीं भी दिख रही है तो चेक कर सकते हैं, दोनों जीरो रख दो। अगर ए जीरो है, बी जीरो है, दोनों ए जीरो, तो ये क्या हो जाएगा 1, लेकिन बी तो जीरो है तो जीरो हो गया। ए जीरो तो डायरेक्ट जीरो हो गया, तो आउटपुट क्या है, जीरो। दोनों को 1 कर दो, ए भी 1 है और बी भी 1 है। अगर ए 1 है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। बी 1 है, बी का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। तो देखो दोनों हाई है तब भी जीरो, दोनों लो है तब भी जीरो। एक हाई हो जाएगा तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये किसकी पहचान होती है, एक्सक्लूसिव और गेट की। ठीक, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। एक सेकंड, चलो आगे आओ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 डिग्री। 60 डिग्री का क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है। द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाई 10 रेडियन इज, कितनी करंट होगी जिसके लिए डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, पाई बाई 10 रेडियन। तो देखो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस सिचुएशन में तुमको ध्यान रखना है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिफ्लेक्शन के। इसका मतलब कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 अपॉन थीटा 2। I1 की वैल्यू तुम्हें दी है, कितनी है, 200, अपॉन I2 निकालना है। थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। थीटा 2 कितना है, पाई बाई 10, पाई माने 180, डिवाइड किया 10 से 18। चलो
अब I2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, I2 I1 I2 60 पाई हो गया 180, यहाँ पे रख दिया इतना, तो ये हो गया I2 इक्वल्स टू 200 अपॉन 60 इंटू 18। चलो एक जीरो से जीरो गया, 6 से कितनी बार, 3 बार, 23 जा 60 माइक्रो एम्पियर। I2 कितना आ गया, 60 माइक्रो एम्पियर। और क्या हमारे पास आंसर है, हाँ है, ये बैठा देखो 60 माइक्रो एम्पियर। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि द एटॉमिक मास ऑफ 6C12 इज 12.000000 U and that of 6C13 is 13.003354 U. The required energy to remove a neutron from 6C13 if mass of neutron is 1.008665 U will be, कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमको करना ये पड़ेगा इसमें कि सबसे पहले क्या करना है, 6C13 में से 6C12 प्लस क्या निकाल देना है, 0n1। तो एनर्जी किसकी ली आती है, पहले प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी होगी, उसका मास लिखो 12 आ गया, साथ में 0n1 का मास कितना है 1.008665 में से क्या करना है, माइनस करना है किसको, 6C13 के मास को, कितना दिया है 13.003354। ठीक है, तुमने इसको ऐड किया, कितना हुआ 13.008665 माइनस 13.003354। चलो माइनस करो, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, 6 में से 5 गया 1, फिर 6 में से 3 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 0 0, तो कितना आ गया 0.00531। ठीक, अब इसको चेंज करेंगे एनर्जी में, ये कौन आ रहा है, डेल्टा एम ना, ये कौन है, डेल्टा एम। अब हमें चाहिए क्या, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एम में माने 0.00531 में मल्टीप्लाई करा दो 931 का, और जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो तुम्हें लगभग 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मिलेगी, 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी, 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी। एक सेकंड, कुछ डिस्टरबेंस हुआ है, चलो कुछ ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड स्विंग्स इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन आर इक्वल। एक्सट्रीम पोजीशन पे और लोएस्ट पोजीशन पे क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल है। द एंगल थीटा ऑफ थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन विल बी, कितना होगा। देखो ये सवाल जब भी आएगा सेम टू सेम आएगा, ये सवाल जब भी आएगा सेम टू सेम आएगा, इसका आंसर तो तक तरह रट लो, क्या है 2 tan इनवर्स 1/2। आंसर क्या है 2 tan इनवर्स 1/2। ठीक, अगर आप कहोगे कि नहीं सर इसको थोड़ा सा निकाल के देखना चाहिए, तो निकाल के देखने की बात कर दोगे तब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि चलो भैया आओ निकाल के देखा जाए। देखो अगर एक वायर है, माने कोई एक बॉल है सस्पेंड है और स्विंग कर रही है नीचे, तो हमने इसको अगर स्विंग कराया, छोटा सा एक पार्ट कंसीडर किया, इसकी अगर यहाँ पे एंगल बना दे थीटा, ये है एल, ये कौन है एल, तो ये क्या बन जाएगा एल कॉस थीटा, और ये एक हाइट हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे कौन, एच। ठीक, तो अब हमें पता है कि हाफ एनर्जी कंजर्वेशन के दौरान हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एम जी एच के, और एच यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो एच होने वाला है एल माइनस एल कॉस थीटा, और साथ में कौन बैठा है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम ने एम को लपेट दिया और एल को कॉमन ले लिया, तो वी स्क्वायर अपॉन एल
2 चला गया यहाँ, 2g 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का तुमने फॉर्मूला खोल दिया, 2g 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो तुमको क्या मिल गया यहां से कि जो v स्क्वायर अपॉन एल है, कहां लिख दे, ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, v स्क्वायर अपॉन एल जो है वो बराबर हो गया किसके, 4g कर देते ना, 2 इंटू 2 4, 4g साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब कह रहा है कि लोएस्ट पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल है। लोएस्ट पोजीशन का ही एक्सेलरेशन कौन है, वी स्क्वायर अपॉन एल, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन का जो एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो होगा कितना, जी साइन थीटा। तो वी स्क्वायर अपॉन एल ही हमको बराबर दिया है किसके, जी साइन थीटा के। तो तुम बराबर कर दो इन दोनों को, किसको, जी साइन थीटा को किसके बराबर कर दिया, 4g साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अब थीटा बाई 2 है ना ये, थीटा बाई 2 के, तो जी से जी कट गई। ठीक, अब अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब करने वाले ये हैं कि हमको मिल गया है, थोड़ा सा सफाई अभियान चला दें क्या, इस साइन थीटा को हमने तोड़ दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से ये कट गया कितनी बार, 2 से, एक साइन से एक साइन कट गया। अब इस कॉस को भेजा नीचे, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2, और ये 2 चला गया यहाँ, तो 1 बाई 2 इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2 आ गया। और इसको फेंका इधर, तो टेन इनवर्स क्या बन गया, टेन इनवर्स 1 बाई 2, और थीटा निकालने के लिए 2 भेज दिया यहाँ, तो ये क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स 1 बाई 2। इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग डायरेक्ट तोता की तरह याद कर लेंगे। क्या कि अगर कभी भी बोल दिया गया किसी स्विंग कराए जा रही किसी बॉल को किसी थ्रेड में बांध के, जहां एक्सट्रीम पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन पे एक्सेलरेशन इक्वल है, ये हमेशा सेम टू सेम आएगा, कभी कोई अंतर सवाल में नहीं होने वाला है। आंसर एकदम रट लो, धाए से लगाओ, किनारे हो जाओ, सवाल इसमें लगाने लगोगे समय बर्बाद हो जाएगा, इतने में 3 क्वेश्चन और लगाओगे। ठीक है, चलो आगे आओ, बहुत ही सस्ता एवं मुद्दा सवाल। 3 volt meters all having different internal resistance are joined as shown in the figure. When some potential difference is applied across A and B, their readings are V1, V2 and V3. Choose the correct option. Correct option क्या है, हमें दिख रहा है कि वायर ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किसमें, पैरेलल में, तो ऊपर जितना पोटेंशियल होगा वही नीचे होगा। तो V1 प्लस V2 किसके बराबर होने वाला है, V3 के बराबर होना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर हमारा कौन है, V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ दुख दर्द वाली बात ही नहीं थी। आज का आखिरी सवाल आ गया हमारे सामने। ठीक, इसके बाद तो नहीं होगा हमारे हिसाब से, नहीं है, हाँ आज का आखिरी सवाल, आज का 10वां सवाल आ गया है। The total kinetic energy of 1 mole of oxygen is at 27 डिग्री सेल्सियस is। हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या होता है, F/2 अब F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एक बात बताओ कि ये क्या दिया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी गैस है, डायटोमिक, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5, तो हो गया 5/2। नंबर ऑफ मोल कितने दिए, 1, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31 होती है, 8.3 रखो। टी कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करो कितना आएगा, 300। ठीक, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो 5 3 15, 750 इंटू 8.3 और 75 2
150 और 150 इंटू 4 6,000 समथिंग ना, 6,000 और 3 बैठा है तो यही वाला आंसर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा यही आएगा 6232.5 जूल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे सब लोग और निकालेंगे, देखेंगे आंसर यही बनेगा 6232.5 जूल। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे 10 क्वेश्चन। तो ये Q10 सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 1 शिफ्ट टू 27 जनवरी का हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग अगले 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवाइज करते रहें। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी आया था हमारे पास, कौन सा, इस टाइप का, ऐसे क्वेश्चंस को देखो क्या करना है, नोट करके रखना है। ये सेम टू सेम आएंगे, सेम टू सेम आएंगे तो सेम टू सेम छाप दोगे। ठीक है, सेम टू सेम आएंगे तो क्या कर दोगे, सेम टू सेम इनको वहां पे छाप के चले आओगे। ठीक है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में आज हल्की फुल्की एरर दिखाई दी, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी नेटवर्क इश्यूज। तो हम लोग इसको टालेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।